वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो हम लेकर आए हैं एक और मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बोजेना शे बोजेना। तो ये 2012 की मूवी है, लेकिन ये है रीमेक एनगियुम ओप्पोटुम की, अगर सही प्रोनाउंस किया हो तो, जो एक तमिल मूवी है। खैर, इसका तेलुगु वर्जन आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, जिसका नाम है जर्नी, जिसका रीमेक इंस्पिरेशन या कार्बन कॉपी है बोजेना शे बोजेना, जो अवेलेबल है बिना सब टाइटल के। तो आप इसकी जगह देख सकते हैं जर्नी यूट्यूब पर जाकर, जो तेलुगु लैंग्वेज में आपको सब टाइटल के साथ मिल जाएगा। तो सवाल शायद आपका ये उठ सकता है कि तो फिर हम इसके बाद आई मूवी बोजेना शे बोजेना का रिव्यू क्यों कर रहे हैं। और वो रीज़न है अरिजीत सिंह का इसमें गाया हुआ टाइटल ट्रैक बोझना शे बोझना, जो आप वैसे अच्छी तरह से सुन सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, जिसमें 96 मिलियन व्यूज़ है, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिनको बांग्ला नहीं समझ आती। तो खैर, दोनों ही मूवी काफ़ी हद तक सेम टू सेम है, बस एक दो चीज़ें चेंज होंगी दोनों मूवीज़ में, तो आप कोई भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। पर फिलहाल बढ़ते हैं बिना ज़्यादा देरी के इस रिव्यू की ओर। और हाँ, एक और बात, ये दोनों मूवी काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा कार्बन कॉपी है, जो हम डिस्कस करते रहेंगे कहानी में आगे बढ़ते हुए। तो कहानी की शुरुआत होती है दो बसों की टक्कर से, जिससे हुए शोर शराबे से सबका ध्यान उस तरफ पड़ता है, और उस जगह का मंजर बिल्कुल भी देखने लायक नहीं होता। हर तरफ उस गाड़ी में सवारी कर रहे लोगों की लाशें या जख्मी शरीर पड़ा होता है। पर समय रहते कई सारे लोग उनकी मदद करने वहाँ आ जाते हैं। पर हम बढ़ते हैं ये सब होने के 4 घंटे पहले। तो वहाँ हो रही होती है इन बसों की सर्विसिंग, और उसके बाद बढ़ते हैं हम इस कहानी के कैरेक्टर की ओर, जो बस के टिकट लेकर बस स्टैंड पर खड़े होकर किसी का इंतजार कर रही होती है, जिसको पहली बार उसने यहाँ देखा था, और जिसके साथ बिताए हुए पल से उसको उससे प्यार हो गया। यूं तो कई रिश्ते उसके लिए आए, पर उनमें से उसे एक भी पसंद नहीं आया, और जिसको वो पसंद करती है उसके लिए वो इंतज़ार कर रही है बस स्टैंड पर खड़े होकर। पर कितने समय और, क्योंकि बस जल्दी यहाँ से निकलने वाली है, जैसा उसे कंडक्टर भी कहता है। और शायद वो बस स्टैंड पर चढ़ जाती है क्योंकि बस आगे निकल चुकी होती है। पर तभी हम बढ़ते कोलकाता से मालदा बस स्टैंड की ओर, जो वहाँ से गुजरते एक शख्स से पूछता है कोलकाता की बस कहाँ से मिलेगी, लेकिन वो उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज करके अपनी मम्मी से बात कर रहा होता है, जिनसे शायद वो कई दिनों के बाद मिलने वाला है। पर उससे कोई नाराज लगती है, जिसके पीछे पीछे वो जाता है, और जो वो खरीद रही होती है वही खरीदता है। पर लड़के के पास खुले नहीं होते, जहाँ वो खुद खुले देता है, और अब उसके पास खुले नहीं है सामान लेने के लिए। तो सामान छोड़कर हम बढ़ते हैं बस की ओर, जहाँ उस शख्स को मिल चुकी है कोलकाता जाने वाली बस, जिसमें वो बैठ जाता है। पर सामने आता है एक आंटी, जिसको पैर फैला के बैठना होता है, और वो उससे उसकी जगह ले लेती है, तो वो जगह शिफ्ट कर लेता है। पर दूसरी बार उसके वहाँ पर जहाँ वो बैठता है, वहाँ दो बिछड़े यार मिल जाते हैं, और दोबारा उसको अपनी जगह शिफ्ट करनी पड़ती है। तो आगे एंट्री होती है उस नाराज लड़के की, जो बैठती है उस लड़के के बगल वाली सीट में, जो बार बार अपनी सीट शिफ्ट कर रहा था, और उसे इस बार भी सीट शिफ्ट करनी पड़ती है क्योंकि वो रिक्वेस्ट करता है अपनी गर्लफ्रेंड के बगल में बैठने की, जहाँ फिर उसे मिलती है एकदम लास्ट वाली सीट। अब अगर उसने और शिफ्ट किया तो उसको शायद इस बस में जगह बिल्कुल ना मिल पाए। तो खैर, आगे एक और लेट पैसेंजर उस बस में एंट्री मारती है, और उसके दिल में एंट्री मारने की कोशिश में कोई और लग जाता है। पर किस्मत उसकी भी हमारी तरह होती है, जहाँ उस लड़की की सीट शिफ्ट करवा देता है कंडक्टर। पर फिर भी अपनी विंडो सीट की कुर्बानी देते हुए वो उससे और नज़दीकी बना लेता है किसी तरह से। तो बस का सफ़र आगे बढ़ता है, जहाँ एक और पैसेंजर अपनी वाइफ को छोड़ने आता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक उसे दूर नहीं रह पाता और खुद भी इस बस में चढ़ जाता है। और ये बस चली थी कोलकाता टर्मिनल से, जिसमें बैठी हुई लड़की सोच रही होती है उस दिन के बारे में जब वो लोग पहली बार मिले थे, क्योंकि अब बस कोलकाता से बाहर निकल रही होती है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ कोलकाता घूम रहा होता है। कभी कभी एक दिन शायद हमेशा याद रह जाता है, जिस दिन के बारे में वो याद कर रही होती है जब पहली बार कोलकाता आई थी, जो 2 महीने पहले की बात है, जो नई नई कोलकाता आई थी, और बस स्टैंड पर खड़े होकर शायद किसी का इंतजार कर रही थी, जिसने वहां मौजूद एक बूथ से कॉल भी किया, लेकिन वो कॉल कहीं कनेक्ट नहीं हो पाई। और जिस समय वो आई थी वो रात का समय था, जहां बाद में वो सुबह हो जाती है, और वो घबराई हुई सी कॉल न लगने पर अपने घर बालूर घाट तक जाने के लिए बस जाने का समय पूछ कर आती है, जो 10:30 बजे की थी, और हिम्मत हारी हुई सी एक लास्ट ट्राई करती है, जहाँ एक कॉल कनेक्ट हो जाती है, जो अपनी दीदी को कॉल कर रही थी, जिसने कॉल इसलिए नहीं उठाई क्योंकि वो हॉस्पिटल में थी और वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था रात के समय तक, और इस वजह से वो उसको लेने नहीं आ सकती। पर उसको रास्ता गाइड करती है जो उसके सर के ऊपर से चला जाता है। तो उसकी दीदी आसपास किसी से पूछने के लिए कहती है, जहाँ पहला बंदा तो खुद नया होता है कोलकाता में, लेकिन तभी दूसरा बंदा दिखता है यहाँ पर, जिससे वो बात करती है, और वो हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है, मतलब बात करने के लिए आगे बढ़ता है। पर उसे देरी हो रही होती है, इसलिए वो नहीं जा सकता उसको बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए। पर फिर उसकी दीदी रिक्वेस्ट करती है कि ये शहर में नहीं है, प्लीज़ इसको आगे तक छोड़ दो, और फिर वो उसको गाइड करता है बस स्टैंड तक का रास्ता। और फिर वो बस में बैठ जाती है, जहाँ अंदर एक चूहे जैसा दिखने वाला एक बंदा अपनी बूटी शेक से उसको डरा देता है, जहाँ वो नर्वस होकर बस से उतर जाती है। और बाहर वो लड़का मिलता है जो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम उतर क्यों गई बस से, जिसे वो सारा हाल बताती है और पूछती है अपने साथ जाने के लिए, जहाँ नाना करते हुए वो मान जाता है, और बस की सर्विस खराब होने की वजह से वो अलग अलग मीडियम का इस्तेमाल करते हैं वहाँ तक जाने के लिए।
क्योंकि उन्हें अलग अलग जगह से चेंज करनी पड़ेगी गाड़ियाँ। जहाँ उसको सेक्टर 5 जाना था, लेकिन ये उसको सियालदा उतारता है, जिसको सुन के वो घबरा जाती है और घबरा के उससे पूछती है कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो, ये सेक्टर 5 नहीं जा रही, आप मुझे मेरी दीदी के बताए हुए रास्ते के हिसाब से क्यों नहीं ले जा रहे। और एक सीन क्रिएट करना शुरू कर देती है, जिस पर वो कहता है कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, जहाँ ट्रम रुकेगी वहीं रुक जाना। और उतर जाता है। पर वो सेक्टर 5 नहीं जाते, जैसा जानकर वो भी उतर जाते उसके पीछे पीछे, और फिर आगे उसको गाइड करता सेक्टर 5 तक के लिए। पर बार बार उसको हेलो हेलो करके बुलाना सही नहीं लगता। जहाँ उससे उसका नाम पूछता है, पर वो घबरा कर कहती है कि मुझसे मेरा नाम मत पूछो, नहीं मैं तुमसे कुछ पूछूंगी। क्योंकि उसने अखबार में पढ़ा है कि शहर के लड़के लड़कियों को बेच देते हैं। मतलब इसको नहीं कहा उसने, पर उसने पढ़ा है। तो खैर आगे वो भी अपने ऑफिस में फ़ोन करता है और कहता है कि उसे देरी हो जाएगी, उसका पेट खराब है और इसलिए वो थोड़ा लेट होकर आएगा। जिसको सुनकर न जाने क्यों वो बात करना चाहती है, जहाँ वो उसका फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती, वो यूज़ करती है फ़ोन बूथ का अपनी दीदी को वो कॉल करने के लिए। और डिस्क्राइब करती है इसका होल लिया और बताते हैं कि उसने भी एक झूठ का, और पूछती क्या ही सही बंदा है, पर उसने वो झूठ इसी के लिए कहा होगा जिस वजह से वो कहती सुनने में ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी सावधान रहना। तो आगे वो उसको ऑटो से लेके जाता है, जो शेयरिंग ऑटो होती है, और उसके अंदर वो कुछ देर बाद अनकंफर्टेबल हो जाती है और चिल्ला चिल्ला के ऑटो रुकवा देती है और उतर जाती है ऑटो से। तो इस वजह से उन्हें दोबारा आगे एक और बस करनी पड़ती है, जो वैसे सेक्टर 5 नहीं जाएगी, पर ये भी पार्ट है ब्रेक जर्नी का। तो बस में बैठी बैठी वो जानती है शहर के कुछ और रंग ढंग, और साथ में उसके साथ आया वो शख्स अपनी सीट चेंज कर लेता है किसी कारण से, जहाँ उसको वो ढूंढ नहीं पाती और घबरा कर बस रुकवा कर उतर जाती है। तो खैर आगे इनका सफर पैदल शुरू होता है, जहाँ पर वो सिगरेट पी रहा होता है, जिसको देखकर ये उससे पूछते कि क्या तुम सिगरेट पीते हो, क्या दारू भी पीते हो, बहुत सारी इसकी आदतों के बारे में और बातें। पर उसके अलावा ये कॉल करता अपने एचआर को, जो उसको बताता अपने पैर दर्द के बारे में, जो कुछ समय पहले तक पेट दर्द था, जिसको समझाने की कोशिश करती है यही बात, लेकिन उसको वो डांट देता है। और कॉल खत्म होने के बाद समझ पाता है कि उसकी गलती क्या थी। तो आगे वो सहारा लेते हैं एक टैक्सी का, जो आगे चलकर एक शेयरिंग टैक्सी बन जाती है, और उसमें उसको दिक्कत होती है, पर समहाउ उसमें वो जा रहे होते हैं। पर पुलिस वाले उस टैक्सी को रोक लेते हैं और ये लोग आगे बढ़ते हैं वहां से बचते हुए। जहाँ सिचुएशनली जो गाना इसमें दिया जाता है वो सेम टू सेम होता है तमिल वर्जन का भी, बस भाषाएं अलग होती है। तो खैर इस सफर में सफर करते हुए लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इसके ऑटो में एडजस्ट होने के कारण इन्हें पैदल जाना पड़ता है। तो किसी तरह से कोई सवारी पकड़कर ये आखिर में पहुंच पाते हैं सेक्टर 5 और इंटरव्यू वाले ऑफिस में, जहाँ इंटरव्यू देने आए लोगों को फर्स्ट फ्लोर पर बुलाया जाता है। तो जहाँ ये अपना फोल्डर निकाल रही होती है, जिसकी हेल्प कराने के लिए उस बैग को नीचे से पकड़ लेता है। तो जहाँ वो बैग से फाइल निकाल कर आगे बढ़ रही होती है, जिसको वो याद दिलाता है उसके बैग के बारे में, तो अपना दूसरा बैग भी उसको पकड़ा कर इंटरव्यू देने निकल जाती है। पर जब वो इंटरव्यू दे के वापस आती है तो देखती है वो शख्स वहाँ नहीं होता, जो घबरा कर गार्ड से पूछती है, जहाँ गार्ड को लगता है कि उसको जानती ही होगी, पर वो कहती है उसको नहीं जानती। जहाँ गार्ड उसकी घबराहट और बढ़ा देता है। और इस घबराहट भरे इंसिडेंट से हम बढ़ते हैं आगे, जिस पल दो कपल एक प्यारी सी बच्ची से बात कर रहे होते हैं, और उनकी वो हंसी और वो प्यारा पल अगले ही पल मौत का मंजर बन जाता है, जो उनके साथ होने वाले हादसे की एक झलक थी। जहां मौजूद बाकी लोग पुलिस और हॉस्पिटल दोनों जगह खबर भेजते हैं। अब कोलकाता की बस को छोड़कर हम बढ़ते हैं मालदा से निकली हुई बस की ओर, जहां अब भी इसकी गर्लफ्रेंड इससे नाराज है। पर ये याद करता है कुछ महीने पहले की बात है, जब उसके घर से कई किलोमीटर दूर, मतलब काफी दूरी पर, एक लड़की रहती थी जो सुबह सुबह उठकर अपनी छत पर ब्रश करने आती थी, जिसको देखकर ये दूर से हाथ हिलाया करता, पर उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और ये वन साइडेड लव एक तरफा चलता रहता, जिसको देख देख कर ये भी उसके कपड़ों से मैच करते हुए कपड़े पहनता। और ये हरकतें सिर्फ इसके अकेले की नहीं थी, इसके साथ के कोलीग्स की भी सेम ही हरकतें थी, और ऐसी अगले दिन भी सेम हरकतें रिपीट होती है। पर उस दिन इसके घर पर कोई आ जाती है, जिसको देखकर ये हैरान और परेशान होता है और कहता है निकल जाओ, कोई गलत समझेगा। जिस पर ये पूछती है इसकी हरकत के बारे में, जो ये हाथ हिलाता है, क्या उससे कोई गलत नहीं समझेगा। पर अकॉर्डिंग टू हिम, ये किसी को भी देख के हाथ हिलाए चाहे जो करे, उससे इसका क्या, इसका उससे बहुत कुछ है, क्योंकि वो लड़की यही है। और जो उसका ऐसा करने के बारे में, उसके ऐसा करने के दूसरे दिन से जानती है, जिसने इसको काफी समय से ऑब्जर्व भी किया, जिसका मन तो था पहले इसको थप्पड़ मारने का, पर बाद में देखा कि काफी शरीफ है और ये बंदा चाय की दुकान में चाय नहीं दूध पीता देखकर और इसकी शराफत देखकर थोड़ी इंप्रेस हो गई। तो इस लड़के का नाम है नूर, और ये इसके बारे में सब कुछ जान लेती है। जहाँ इसकी सैलरी है 6,000 रुपये, और इसे शाम को उसके काम की छुट्टी के 2 घंटे पहले बुलाती है शिशु उद्यान, जिसने आज तक कोई छुट्टी नहीं ली। पर इसे ऐसा करना पड़ेगा, जल्दी छुट्टी लेनी पड़ेगी, झूठ बोलना पड़ेगा, मारपीट करनी पड़ेगी, पुलिस से झमेला लेना पड़ेगा अगर इसे प्यार करना है। तो सिंगल लौंडे समझ जाओ प्यार करना आसान नहीं होता। तो अब उसके बाद आगे इसको होता है पहला प्यार और पहला नशा वाला फीलिंग, और ये नारे ना आर कोनो दार ना के साथ खुश होते हुए इस वाइब को सेलिब्रेट करता है बाकी सभी लोगों के साथ। और इस तरह से गुजरते हुए पहुंचता है वो शाम के समय में शिशु उद्यान के पास, जहां उसके साथ काम करने वाला बंदा भी किसी स्कूल गर्ल को घुमा रहा था, पर उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए मिलती है आइसक्रीम। खैर तभी वहां पहुंच जाती है उसकी गर्लफ्रेंड,
जिसके साथ वो ऑटो में बैठ के पहुंचता है एक मॉल के अंदर, जहां उसके कमर के मेजरमेंट के हिसाब से वो लोग ढूंढते हैं एक जीन्स की कमाल की पैंट जो फटी होती है, नहीं पर ये फैशन होता है, जो सब रिया अपने भाई के लिए खरीद रही है। तो सारे ताम झाम का प्राइस लगभग 4,000 रुपये पड़ा, जो नूर को पे करना पड़ा क्योंकि अब वो गर्लफ्रेंड घुमा रहा है। तो इसके साथ ही उसकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा जा चुका है। और अब उनकी अगली एंट्री होती है कैफेटेरिया में, जहाँ इतनी सारी कॉफीज देखकर नूर का दिमाग हिल जाता है। तो वहाँ रिया ऑर्डर करती है 2 कोल्ड कॉफी, जिसकी एक सिप लेते नूर पूछता है, हे ये कॉफी ठंडी क्यों है, क्योंकि सर ये कोल्ड कॉफी थी। पर नूर को लगता है कि ये लोग उसको ठगने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको समझाती है अपने अंदाज में रिया। फिर जब वो समझता है कि कोल्ड कॉफी ऐसी ही होती है, वो झट से पीना शुरू करता है इसको। फिर उसको रोकती है रिया, जो दिखाती है वहाँ मौजूद बाकी लोगों को जो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं कॉफ़ी पीते हुए, ना कि झट से कॉफ़ी पी रहे हैं। तो फिर वो दोबारा दूसरों के रंग में मिलते हुए धीरे धीरे कॉफ़ी पीना शुरू करता है, जहाँ इस कॉफ़ी का रियल दाम देख के वो हिल जाता है, जो होता है 80 रुपये, क्योंकि इतने में तो बियर आ जाती। तो क्या ये बियर पीता है? नहीं, उसके दोस्त पीते इसलिए उसको रेट पता है। वो तो ये कॉफ़ी भी नहीं पीता, बस रिया के पीयर प्रेशर में आके उसने ये पी ली। पर अकॉर्डिंग टू रिया, अगर वो एक लड़का होती तो वो हर तरह की दारू ट्राई करती। तो इस सब बातों के साथ 200 रुपये छोड़कर 40 रुपये टिप के तौर पर छोड़कर ये लोग बढ़ते हैं बाहर, और ये डेट यहाँ एंड होती है। पर आगे किसी से मिलना है यहाँ पर नूर को, जो है शामुल दत्ता। और ये सब कपड़े रिया ने उसी के लिए खरीदे थे, उसके कज़न के लिए नहीं। तो अब अगले दिन वो कपड़े पहन के वो पहुंचता है उस जगह जहाँ पर रिया ने उसको भेजा था, और खोज में लग जाता है शामवल दत्त के, जिसको ऐसा करते हुए एक पुलिस वाला देख लेता है, जिसको बताता है कि वो किसी को ढूंढ रहा है और उसका नाम बताता है, और बताता है उसे रिया ने ऐसा करने के लिए कहा है, जिसको पुलिस वाला वेट करने के लिए कहता है। और वही होता है शामवल दत्त, जो मिलता है फिर नूर से और पूछता है उसके बारे में, जो सब जान जाता है उसके बारे में, जो चाय तक नहीं बस सिर्फ दूध पीता है। जहाँ इस मुलाकात की खुशी को लिए पहुँचता है नूर रिया के पास, और वो बताते कि वो पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं उसके पापा थे। और क्या नूर ने उनके रिश्ते के बारे में बताया उसके पापा को? तो उसने नहीं बताया, पर रिया ने बताया है। तो क्या वो सोचते हैं इस बारे में पूछने के लिए दोबारा भेजती है रिया नूर को उसके पापा के पास, जो उसे कहते हैं कि इस बारे में बता देंगे वो रिया को घर जाकर। पर वो दोबारा जाता है उनके पास, क्योंकि वो जानता है कि कोई जवाब अगर वो लेकर नहीं गया रिया के पास तो रिया उसको दोबारा भेजेगी। पर उधर जान की धमकी देख कर वो वापस उल्टे पाँव भाग जाता है। अब आगे घर जाकर उसके पापा इस रिश्ते के लिए एक जोरदार ना कहते हैं, क्योंकि शायद उनको ये लड़का और उसके बारे में बहुत सारी बातें पसंद नहीं आई। तो उसके बाद नूर दोबारा अपने काम पर लौट जाता है, और रिया के पुलिस वाले पापा को देखकर काफी तक पीछे हट जाता है। लेकिन तभी उसके काम के बीच में भी रिया आ जाती है और उसको छुट्टी लेने के लिए कहती है, और एक एड्रेस देती है जहाँ जाके उसको बताना है अपने बारे में। जो ऐसा ही करता है, सब कुछ बताता है उसको अपने बारे में। पर वो ऐसा क्यों बता रहा है उसके बारे में? जब वो पूछता है उसे तो बताता है कि उसको ऐसा बताने के लिए रिया ने कहा उसको। और फिर वो बताता है कि रिया ने ये भी कहा कि वो रिया को और रिया उसको प्यार करते हैं, जो सुन के उसे गुस्सा आ जाता है और वो मारता है नूर को। जिसके साथ ही हम बढ़ते हैं दोबारा बस जर्नी में, जहाँ पर नूर के सर पर एक बैग गिरता है, और ना जाने ड्राइवर को कौन सा नशा होता है, वो काफी तेज रैश ड्राइविंग शुरू कर देता है। तो खैर आगे हम बढ़ते हैं दोबारा कोलकाता वाली बस में, जिसमें बैठी होती है वो लड़की जो कि काम की खोज में गाँव से शहर आई थी, जिसकी इंटरव्यू के बाद उसका बैग गायब था। और वो हड़बड़ाती हुई इसी बाहर निकलती है अपने बैग और पर्स को खोने की बात सोचकर। पर जिसके पास बैग था वो बाहर खड़ा होकर धूम्रपान कर रहा था, इसलिए वो बाहर आया था उसका बैग और पर्स लेकर। और किस्मत से गार्ड भी वहां जाता जो बताता उसको उसकी गलतफहमी के बारे में। पर ओवरऑल उससे माफ़ी मांग के बढ़ते वो लोग आगे कुछ खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोगों ने कुछ नहीं खाया। तो पेट पूजा करके वापस उसको उसके दीदी के घर छोड़ना है, क्योंकि जहाँ इतनी हेल्प कर दी थोड़ी और हेल्प में क्या ही जाएगा। तो वो भी मान जाता है, पर ऑटो नहीं, जिस वजह से उन्हें दोबारा बस करनी पड़ती है, जिसके लिए वो पहुंचते हैं बस स्टैंड पर तभी वहां आ जाती है इसके ऑफिस की बस, जो उसको पहचान के वहां रुक जाती है। और फिर मजे लेने लग जाते हैं इसके, जहाँ इसके कोलिग्स को लगता है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और ये समझाता है कि अपने जीजा को छोड़ने गया था बस स्टैंड तक, और वहाँ इसको हेल्प चाहिए थी और इस तरह से दोनों मिले। पर उसके कोलिग काफ़ी मजे लेते हैं उससे, और फिर वो उनको छोड़ देते हैं सी आइलैंड के पास। पर एड्रेस कंफर्म ना होने की वजह से कॉल करते अपनी दीदी को, जो उसको जो एड्रेस समझाती है वो उसको समझ नहीं आता। जिस पर उसकी दीदी से कॉल पे बात करता है आबिक, और करेक्ट लोकेशन समझकर उसको उसके दीदी के घर तक छोड़ देता है, जहाँ वो जान पाता है कि शुरू में वो उस पर शक कर रही थी। जिस पर उसको समझाता है कि शायद इस शहर में कुछ लोग खराब हो सकते हैं, पर उस वजह से सब खराब नहीं होते। और जल्दी वहां से निकलने की बात करता है, क्योंकि अपनी बाइक छोड़ के आ चुका है कोलकाता के बस टर्मिनल में, जहाँ इस पर जोई भी उसको बताते हैं कुछ बातें, जो कहती है कि कभी भी ये गलतियां मत करना, किसी के लिए पूरा दिन वेस्ट करना और बाइक छोड़ कर आना, थोड़ा चालाक होना सीखिए। मतलब ठीक है, पर जहाँ पर इसके बाद वो ये वाली जॉब नहीं चुनती, क्योंकि उसकी पोस्टिंग चेन्नई में होने वाली थी और नए शहर को पहचानना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। तो अपना सफ़र ख़त्म करके दोबारा वो गाँव जाने के लिए बस पकड़ती है, जिसके साथ उसके शहर की यादें उसके दिल में बस जाती है। और वो पल जो उसने उसके साथ बिताया था और उसके पहले पैर का नशा इसके साथ भी हम देख पाते हैं,
जहाँ गाना आता है साजना, जो आप सुन सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, जो काफ़ी कमाल का गाना है। जिस गाने के बीच हम देख पाते हैं कई सारे लड़के जो कि देखने आते हैं इसको, जिनमें से एक भी इसको पसंद नहीं आते। तो अब दोबारा हम पहुंचते हैं बस की जर्नी में, जहाँ एक शख्स अपने बच्चे से बात कर रहा होता है, उसको समझा रहा होता है कि वो वापस आ रहा है, पर उसकी बच्ची नहीं मानती, जिसके लिए वो अपने बगल में बैठे एक अंकल से उनकी बात करवाता है और उस बच्चे को समझाते हैं कि हाँ उसके पापा आ रहे हैं और बहुत सारे खिलौने लेकर आ रहे हैं। जिसके बाद हम बढ़ते हैं दोबारा मालदा वाली बस में, जहाँ दो और लोगों की प्रेम कहानियां बननी शुरू हो रही थी, जिसकी शुरुआत एक पेन के मांगने से होती है। तो खैर आगे ये बस ब्रेक डाउन हो जाती है, मतलब उसका टायर पंचर हो जाता है, जिसको चेंज करने के लिए सबको उतरना पड़ता है। जहाँ नूर अपने गांव के प्रधान से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पहचान लेते हैं और उनके इस जोड़े को आशीर्वाद देते हैं। तो आगे इनके बस के बगल में एक और बस आ रही होती है जो सेम डेस्टिनेशन में जा रही होती है, जिस वजह से इनके पास खाली 4 सीटों में 4 लोगों को मौका मिलता है, जिसमें इसकी हाफ लव स्टोरी वाली लड़की भी चढ़कर जाने लगती है। जिस बस का पीछा वो करता है लेकिन वो रुकती नहीं है, पर उस बस के अंदर एक पैसेंजर उल्टी करते करते रोक लेता अपनी उल्टी को, पर जिससे परेशान होके उसके साथ बैठे अंकल बस से उतर जाते हैं और साथ ही वो लड़की भी उतर जाती है। और शायद ये काफी तगड़ा मोमेंट था उससे बात करने के लिए, पर दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद दोनों इनडायरेक्टली एक दूसरे से अपनी डिटेल शेयर करते हैं। और अब आगे रिया अपनी नाराजगी बताती है कि क्यों वो नाराज है इससे, क्योंकि वो उसको उसके घर पर पिक करने नहीं आया, जिसका कारण था उसके पापा, क्योंकि उसके पापा से उसे डर लगता है। पर क्या उसके पापा के डर से वो उसको छोड़ देगा? जिस पर नूर का जवाब होता है नहीं, जिस पर रिया भी कहती है कि अगर उन्होंने ऐसा करने के लिए भी कहा तो खबरदार तुम भूल कर भी ऐसा मत करना। और फिर हम बढ़ते फ्लैशबैक की ओर, जहाँ वो लोग नूर को पीटना शुरू कर देते हैं, जिसके जख्म पर मरहम लगाते हुए रिया पूछती कि और क्या बात हुई वहाँ पर, जहाँ उसकी बाकी बातों पर उसने ध्यान नहीं दिया, जिसने कहा था कि 6 साल से वो रिया के पीछे पड़ा हुआ है। तो रिया बताती कि ये सच है, जहाँ वो पिछले 6 साल से रिया का पीछा कर रहा था, पर उसकी हरकतें रिया को कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आती। अब वैसे अगले दिन वो नूर को बुलाते एक सरकारी हॉस्पिटल में, जहाँ वो भर्ती उसका एक फॉर्म ऑर्गन डोनेशन का, जिसे डरते डरते साइन कर देता है नूर। और फिर आगे वो बढ़ते हैं रिया के बर्थ प्लेस की ओर, जहाँ वो उसका खून लेते हैं और रिया उसको 5 दिन बाद मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ वो अपना रिपोर्ट लेके पहुंचता है। तो खैर रिपोर्ट थी एड्स या HIV चेक करने के लिए। तो इसका मतलब उस पर शक करती है, तो शक ना करने का भी क्या है, ना तो ये दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, ना ही पड़ोसी थे, तो ये कैसे विश्वास करे इस पे। और उसके अलावा इनके प्यार का जब स्टेज आगे बढ़ेगा तो हो सकता है सिनेमा हॉल में या फिर कहीं और कुछ ना कुछ करने की कोशिश करे ये, तो हमें भी दिक्कत हो सकती है, जिस सब पे नूर ना कर रहा होता है। पर अगर ये सब करना ही नहीं तो फायदा है क्या आपस में प्यार करके, जैसा कह के रिया से निकल रही होती है। लेकिन नूर कहता है कि प्यार में फायदा नुकसान क्या, जिसमें रिया गिनवाती है बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे कि वो उससे 4 महीने बड़ी है, उन दोनों का धर्म अलग है और उसके पापा पुलिस में, तो हो सकता है घर वाले इस चीज को लेकर ऑब्जेक्शन उठाए। और अगर ये इन सब के पार जा सकता है तो ये प्यार करे, वरना रिया को भूल जाए। पर जिस पर नूर कहता है कि वो सभी डिफरेंसेस को भूल कर उससे प्यार करता है, पर जिस पर रिया उसको 1 घंटे का समय लेने के लिए कहती है और सोच समझ के उसका जवाब देने के लिए कहती है, जहाँ वो 1 घंटे सोचता है और उसका जवाब सेम होता है, जहाँ पर वो कहता है कि अगर कोई भी डिफरेंसेस आए हमारे बीच में तो वो सबको दरकिनार करके उसके साथ ही रहेगा। तो जिस पर वो उसको आई लव यू कह के वहाँ से निकलने वाली होती है, पर जिस पर रोकता है उसको नूर और उसे कुछ और समय बिताने के लिए कहता है, लेकिन वो छुट्टी नहीं ले सकती। पर जिस पर नूर याद दिलाता है उसको वो वादा कि प्यार पड़ने के बाद लोग छुट्टियां लेते हैं, लोग झूठ कहते हैं, और इस तरह से वो छुट्टी ले लेती है और दोनों साथ में कुछ और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद वो नूर से कहती है उसकी मम्मी को उसके बारे में बताने के लिए, जहाँ नूर डरता है, जिस वजह से वो खुद कॉल करती है उसकी मम्मी को और सब कुछ बता देती है। जिसके बाद रिया प्लान करती है कि शादी के समय ही जाएंगे वो उसके गाँव में। खैर जहाँ दोनों की थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है और रिया नूर से कहती है कि उसे उस पर गुस्सा क्यों नहीं आता, उसे भी गुस्सा करना चाहिए, अगर उसने कुछ गलत किया तो उसे गुस्सा करना चाहिए, लेकिन अगर उसने कुछ गलत नहीं किया उसने तब भी गुस्सा किया तो वो पिटेगा। तो नूर कोशिश करके भी गुस्सा नहीं हो पाता, पर गलती से उसके चलते हुए वो गिरा देता रिया को, जहाँ वहां से गुजरते एक शख्स को लगता है कि गलती नूर की थी। पर जब नूर रिया को उठाता तो वो जान पाता है कि गुस्से में रियलिटी में रिया थी। तो खैर गुस्सा बरकरार रखते हुए रिया आगे जा रही होती है, जहाँ पे नूर पीछे से उसको रोक रहा होता है और इसी रोकने वाले गुस्से को वो चाहती थी। जिस पर वो कहती है कल ठीक सुबह मेरे घर आ जाना, मेरे मम्मी पापा से मिलकर मुझे ले जाना। पर वो रिया को बस स्टैंड आने के लिए इंसिस्ट करता है और अगले दिन यही होता है, जहाँ वो बस स्टैंड पे ही मिलता है, उसके घर नहीं आता। तो आगे वो स्टॉप आ जाता है जहाँ पे उतरना होता है, जहाँ उतरने जा रहा होता है नूर, लेकिन उनके गांव का सरपंच उन्हें रोक लेता है, जो कहता है उसका बेटा आने वाला गाड़ी लेकर, तो वो उसके साथ जा सकता है उस गांव तक। अब सफर में आगे वो दो कपल जिसमें से एक बंदा छोड़ने आया था अपनी वाइफ को, वो उतर जाता है, पर बस के दोबारा चलते ही वो बेचैन होकर दोबारा बस में चढ़ जाता है, जो वैसे इस एक्सीडेंट में काफी घायल होने वाला है। पर अब आगे ये बस जर्नी आगे बढ़ती है और तभी साथ से गुजरते एक ट्रक में से तिरपाल उड़कर बस के सामने ही कांच को ढक लेता है, जिससे ड्राइवर को सामने कुछ नहीं दिखाई देता और वो गाड़ी लहराता हुआ रोकने की कोशिश करता है, जिसके सामने से आ रही होती है एक दूसरी बस और वो दूसरी बस भी काफी तेजी से ब्रेक मारती है, जिसके अंदर के पैसेंजर उथल पुथल हो जाते हैं और दोनों ही बसों में बसों का मलबा, पैसेंजर का शरीर
और बसों के पुर्जे यहाँ वहाँ टकराते हैं और कई सारे लोगों पर उसका असर होता है। और ये था कहानी का वो हिस्सा जिसका हम सब में से किसी को भी इंतज़ार नहीं था, जिसमें कई सारे लोग मारे गए और कई सारे लोग काफ़ी ज़्यादा घायल हुए, जिनकी मदद करने आसपास के लोग आ पहुंचते हैं, जिससे आबिक फिर भी थोड़ा ठीक होता है। लेकिन नूर के सर पे चोट लगती है जिसकी वजह से वो अपने पैरों पर तो खड़ा होता है, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही होती है, जिसकी वजह से रिया उसको एम्बुलेंस में बैठा देती है। जो एम्बुलेंस में बैठने से पहले तक काफ़ी सही लग रहा था, लेकिन एम्बुलेंस के अंदर उसकी ख़राब होती हालत दिखाई देती है। जो एम्बुलेंस के ड्राइवर से कहता है, भैया जल्दी चलो भैया, मुझे अजीब लग रहा है। जिसके बाद उसकी आंखें बंद हो जाती है और उसके कान से खून निकलने लगता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें हादसे वाली जगह की, तो वह आबिक देख पाता है जोयता को, जिसकी आंखें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी खुली होती है, जो उसको देख पाती है पर वो कुछ नहीं कह पाती। जहाँ आबिक उसे बताता है कि वो उसको ढूंढने के लिए बालूर घाट गया था, लेकिन वो वहाँ नहीं मिली और उसने कोशिश की कि उसकी दीदी के घर जाकर उसका एड्रेस पता करने का, लेकिन वो नहीं कर पाया। जहाँ आखिर में दोनों मिल पा रहे हैं, पर यह हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आबिक उसको एम्बुलेंस तक छोड़ देता है, पर वो एम्बुलेंस में साथ जा नहीं सकता क्योंकि बच्चे और औरतें भी जख्मी हैं, जिस वजह से वो उनको पहले जाने देता है। आगे वो शख्स ही मारा जाता है जिसकी बच्ची उसे घर में इंतजार कर रही होती है, जिसका कॉल उसी समय आता है, जिसको वो अंकल उठाता है जो कि उसके साथ बैठे थे, और देखते हैं कि कॉल उसकी बच्ची का है। जिसके बाद उनकी हिम्मत नहीं होती उससे बात करने की और वो फ़ोन दोबारा उसके पॉकेट में रख देते हैं। और ये सारा ही पल काफ़ी ज़्यादा निराशा से भरा हुआ था, जहाँ एक आखिरी बार आबिक बस में जाकर देखता है और किसी और को ना देख के आखिर में वो और रिया एम्बुलेंस से बैठ के हॉस्पिटल की ओर पहुँचते हैं। जिस बीच रिया आबिक से फ़ोन मांगकर नूर की मम्मी को कॉल करके बताती है इस हादसे के बारे में, जहाँ वो भी रोती बिनकती हुई वहाँ पहुँच रही होती है। और फिर आगे हॉस्पिटल में सौरभ अपने पहले नज़र की प्यार की खोज में निकलता है, जो वहाँ जख्मी नहीं मरी हुई पड़ी होती है, जिसका नाम होता है प्रियंका। जो सारी डिटेल वो बताता है वहाँ मौजूद नर्स को कि वो जानता है उसको, वो यहाँ घूमने आई थी अपनी मामा के घर पर और ये सब हो गया, जो उसके लिए भी काफ़ी इमोशनल मोमेंट होता है। अब आगे रिया अपने पास जाते स्ट्रेचर के चेहरे को हटाकर देखती है, जो निकलता है नूर, जिसको देखकर वो टूट जाती है। अब खैर आगे आबिक ढूंढने निकलता है जुहिता को, जो दिखती है एक आईसीयू के अंदर, जिसके अंदर उसको जाना अलाउड नहीं होता क्योंकि उसकी हालत काफ़ी नाजुक होती है। और तभी उसके फैमिली मेम्बर भी वहाँ आ जाते हैं, जिसमें होती है उसकी दीदी, जो बताती है कि वही लड़का है जिससे मिलने के लिए वो कोलकाता आई थी। जहाँ वो जोई को देख के उसके कमरे में घुस जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं, जिनको नर्स बाहर निकाल देती है। पर जोई की दीदी कहती है कि एक बार आबिक को उससे मिलने दो, जहाँ नर्स उसे थोड़ी देर की परमिशन दे देती है। जहाँ वो उसके रूम में जाके कहता है, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी? पहले जब कोलकाता आई थी तुमने बात कर करके मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था, अब कुछ नहीं बोलोगी? और काफ़ी हद तक वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, जिसके बाद वो आखिर में सब कुछ बोल बाल के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जोई उसका हाथ पकड़ लेती है और आंखें खोलकर अपनी थमी आवाज़ में कहती है, मैं जोईता हूँ। और वो भी अपना नाम बताता है कि मैं आबिक, और बताता है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारी दीदी के पास भी गया था, लेकिन उन्होंने अपना घर चेंज कर दिया, मुझे तुम्हारा कोई एड्रेस नहीं मिला। और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिसके बाद कुछ कहने वाली होती है जोई, लेकिन तभी उसकी सांसें तेज हो जाती है और वो कुछ कह नहीं पाती। जिसके बाद डॉक्टरी खोज में निकलता है आबिक, और उस दौरान जोईता मारी जाती है। एक तरफ जोईता जो मारी गई और दूसरी तरफ नूर भी मारा जाता है, जिसने ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म भरे थे, जिसके वजह से शायद उसके ऑर्गन को डोनेट किया जाएगा। और इस तरह से दो प्यार की कहानी, चार लोगों की कहानी दो में रह गई और दो मारे गए। जहाँ वो नहीं रहे, रही तो सिर्फ उनकी कहानी, उनकी बातें और उनकी यादें। और न जाने कितनी ऐसी और कहानी खा गई इस तरह के, कितने एक्सीडेंट जहाँ लोगों की छोटी सी लापरवाही कई बार कहीं ज़्यादा जानलेवा और घातक होती है। जहाँ वहाँ हुए उस एक्सीडेंट के निशान तो वहाँ से मिटा दिए जाएंगे, लेकिन ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ ही कितने बड़े बड़े कांड कर देगी। तो खैर ये थी बोजेना शे बोजेना मूवी, जहाँ बहुत सारे साउंड ट्रैक मैच करते हुए टाइमलाइन पे आते हैं द जर्नी मूवी के, मतलब जर्नी मूवी से, जिससे कार्बन कॉपी की गई है मूवी। लेकिन इस मूवी की खासियत थी इसके गाने, जहाँ आखिर में बोजेना शे बोजेना गाना, जो टाइटल ट्रैक था इसका, जो याद दिलाता रहेगा इस हादसे का, इन चार कहानियों के ख़त्म होने की। तो खैर इस मूवी को ऐसे ख़त्म करते हैं। और अगर आप चाहे तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ दोनों मूवी को बिट बाय बिट, और कितना फ़र्क है और क्या चीज़ें किसने बेहतर की, इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं किसी और वीडियो में। तो अगर आप वो वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो पर 100 लाइक ज़रूर कीजिए, और जल्दी फिर हम वो वाली वीडियो भी लाएंगे जहाँ कंपेयर करेंगे हम दोनों मूवीज़ को। तो खैर अपने विचार इस वीडियो को लेकर नीचे में कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।